मैं आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि आपकी इस लड़ाई में पूरे देश का सैनिक। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना जो है लगातार चल रहा है। आज इनको 55 डेज हो चुके हैं, यानी कि 55 दिन आज इन्हें हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्ध सैनिक संगठन द्वारा यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि होई वाला देहरादून से आ रखे हैं। सर, बात करें कि जिस तरीके से आप लोगों को लगातार 55 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी नहीं आया। पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं हवलदार राजेंद्र सिंह देहरादून से आया हुआ हूँ और आज धरने का 55वां दिन चल रहा है, जिसमें कि हम बढ़ चढ़ के अपने इस धरने को सफल बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारी बात को सुने और ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसका निपटारा करें और हम लोगों की बात को जल्दी से जल्दी आप लोग सुने। सर, 55 दिन हो चुके हैं, कोई भी नहीं आया है। क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कोई आएगा अब? हम बहुत ही डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं, क्योंकि सेना में डिसिप्लिन की कमी नहीं होती और वही डिसिप्लिन को कायम रखते हुए हम एक दिन आशा करते हैं कि जरूर सरकार हमारे पास आएगी और हमारी बात को सुनेगी। सर, लगातार आप लोग डिमांड्स रख रहे हैं कि एमपीएस को लेकर के और एमएसपी को लेकर के डिसेबिलिटी को लेकर के और OROP 2 को लेकर के, लेकिन क्या लगता है कि इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जो भी ये कार्रवाई हुई है ये इसमें बहुत ही ज्यादा वेतन विसंगतियां कर दी गई हैं, जो कि एक सहन करने से भी ज्यादा हो गया है। क्योंकि जो हमारी वीरांगनाएं होती हैं उनको 12,000 रुपये और जो अफसर की वीरांगनाएं होती हैं उनको 57,000 60,000। तो हमारे जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण किस तरह से होगा, ये एक बहुत सोचने वाला विषय है। और जो विकलांग हमारे फौजी हो जाते हैं उनके बारे में अगर हाथ जवान का करता है तो वो भी हाथ ही है और जो दूसरे आदमी का हाथ करता है वो भी हाथ ही है। तो इसलिए सारी चीजें बराबर होनी चाहिए। यानी कि अफसर का कटे तो सोने का और सूबेदार रैंक या जवान का कटे तो मिट्टी का। तो ये सारी चीजें जो विसंगतियां हो रखी हैं, इन विसंगतियों को खत्म करने के लिए आज हम लोग जो हैं 55 दिन हो गए लगातार और बड़े डिसिप्लिन तरीके से और किसी भी प्रकार की कोई आम जनता को परेशानी ना हो, कोई ट्रेन नहीं रोकी गई, कोई आग नहीं लगाई गई और हम जो है शांतिपूर्वक इस धरने को अंजाम दे रहे हैं और आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये गवर्नमेंट हमारी बात को सुनेगी और इसका निस्तारण करेगी। सर, कब तक बैठे रहेंगे आप लोग, कब तक? हमारा तो ये है कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होती हम निरंतर इसी प्रकार से बैठे रहेंगे। और अगर हमने अपना एक बड़ा वो सारा हिंदुस्तान का सभी लोग एक मंच के ऊपर आए हैं और उसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है अर्जुन सिंह राठौड़। वो लोग जो है अगर इस मुहिम को किस तरह से आगे नेतृत्व करेंगे करवाएंगे, उनके साथ हम लगातार इसी बात को उठाते रहेंगे। अगर वो और भी आपकी सब्र का बांध किसी न किसी दिन तो टूटेगा ना सर। इतना दिन कैसे बैठ सकते हैं आप लोग? अगर आप लोगों को पुलिस वालों ने या फिर प्रशासन ने उठा दिया तो? हमको ना कोई पुलिस वाला उठा सकता ना कोई प्रशासन उठा सकता, क्योंकि हम होते ही बहुत डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं, बिल्कुल शांतिप्रिय लोग होते हैं। हम खुद प्रशासन का साथ देते हैं तो वो प्रशासन हमें क्या उठाए। तो आपको लगता है आपका धरना कभी भी उग्र नहीं होगा? उग्र नहीं होगा। हम जो है देश की संपत्ति का नुकसान नहीं करेंगे, देश का नुकसान नहीं करेंगे। हम हमेशा शांतिप्रिय लोग हैं और शांति से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार, हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और पक्का सुनेगी। ये हमारा पूर्ण विश्वास है। परिचय के साथ मैं ऑनरी कैप्टन हरेंद्र सिंह रावत देवाला से संबंध रखता हूँ। हम यहाँ पर अपना ये धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज 55 दिन चल रहा है और सरकार हमारी किसी भी बात पर अमल नहीं करी है। क्या लगता है कि आप लगातार ऐसे बैठे रहेंगे तो कोई ना कोई आएगा सुनने? पक्का आएगा। यहाँ पर हम ऐसे उल्टे काम नहीं करेंगे जो मतलब गवर्नमेंट को नुकसान हो, देश के लिए जनहित के लिए खराब हो।
हमारा तो यही धरना है कि हमारी जो भी मांगे हैं, डिमांड है, उसको लिखित रूप में हमारे को दे दिया जाए। क्या जो आप लोगों की द्वारा कमेटी बिठाई तो है, आप लोगों ने अभी कुछ विचार विमर्श हुआ था, उसमें आप लोगों ने कुछ को चुना है जिसमें कमेटी में आप लोगों ने उनको ये दायित्व सौंपा है कि क्या कार्रवाई करनी है, क्या अब आप लोगों का क्या है? हमने यहाँ से बहुत विचार चल रहा है। हमने यहाँ से ज्ञापन तो हमने प्रधानमंत्री को भी दे दिया है, राष्ट्रपति को दे दिया है, पर इसका हमारे अभी कोई निष्कर्ष नहीं मिला है, डिसीजन क्लियर नहीं होगी कि क्या हुआ है, जिसमें यहाँ पे धरने का प्रदर्शन कर दिया गया। लोग दूर दराज आ रहे हैं यहाँ पे सुबह के बाद। आपको नहीं लगता जो ऑफिसर्स हैं उनको ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि वो दिमाग से बहुत ज्यादा काम लेते हैं, लोड लेते हैं इतना, तो आपको लगता नहीं उन्हें मिलना चाहिए? हम अफसर के बारे में नहीं बोलेंगे, ये हमारा हक, हमको अपना हक मिलना चाहिए। हमारे अफसर से कोई लड़ाई नहीं, हमारे में कोई लड़ाई नहीं, हमको अपना हक मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। एक विधवा फैमिली उसकी हाफ पेंशन है 15। आरओपी का जो मतलब था वो सिर्फ देशी जवान OR के लिए ही था, अफसर के लिए ये था ही नहीं, जो कि वो सारा जो है अपने आप लेके चले गए। ये उनके लिए था ही नहीं, क्योंकि जवान जो है 30-35 मैक्सिमम 40-45 साल की उम्र में घर आ जाता है, ये उनके लिए था ही नहीं। OROP जो है जवान के लिए था। तो अब आप लोग क्या चाह कह रहे हैं सर कि ये जो जितनी कोई मिलने आए, सरकार के नुमाइंदे आए, प्रतिनिधि आए? एक दिन जरूर आएगी, हम सरकार को झुका के रहेंगे, क्योंकि शांति में भी बहुत कुछ होता है और सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार हमारे द्वारा आएगी और आना पड़ेगा, हम मजबूर कर देंगे सरकार को, वो आएगी। धरने में बैठे रहिए, क्या फर्क पड़ता है? हमको सरकार ने आश्वासन देने के लिए यहाँ पर आना चाहिए था कि आप लोग दूर से आवाज करनी से बैठ के धरने में बैठे हुए ऐसे बैठे रहे, उससे क्या होगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारी बात ऊपर तक नहीं जाएगी, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं होंगे। चाहे कितने भी नहीं हमको यहाँ रुकना पड़ेगा, कुछ भी पड़े, बिल्कुल हम यहीं पर बैठे रहेंगे। हम लोग तो इतने तपे हुए लोग होते हैं, हो चुके हैं सर, कईयों की जो है उम्र भी हो रही है, आप लोग बीमार हो जाएंगे तो? हम जवान होते हैं, हम कभी जो है ये ठंड, गर्म, सर्दी, गर्मी, बरसात ये हमारे को कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हम लोग लेह लद्दाख से लेके और राजस्थान की तपती गर्मी में हम लोग काम करे हुए लोग होते हैं, इसलिए हमें इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बहुत ज्यादा जो है फिट लोग हैं, हमें कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चाहे सेकंड जनरेशन हो, राजस्थान हो, फौजी आदमी एक ऐसा ढला हुआ इंसान है जिसको गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगती है, तकलीफ होती है, क्योंकि देश 24 आवर्स रेडी रहता है अपने काम के लिए। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, अभी तक भी हम लड़ने के लिए तैयार है। अगर जो है आंखों से भर गई है, क्योंकि दर्द है बहुत ज्यादा अंदर, सरकार सुन नहीं रही है, ना भेज रही है, क्योंकि जवान और किसान जब सड़कों पर बैठ जाता है तो देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं इनके आंसू भी यही कारण से निकल रहे हैं कि जो आर्मी का जवान बॉर्डरों पे बैठता था, आज उसको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है अपने हकों के लिए। क्यों सर, यही बात है ना? सही बात है। तो सर कई लोगों का ये भी कहना होता है कि रिटायर हो चुके, कोई काम नहीं है, चलो धरने पे बैठ जाओ, ऐसा भी है क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये अमृत काल चल रहा है, ये गवर्नमेंट का अमृत काल चल रहा है। इस अमृत काल में कुछ नहीं है सर। हाँ, सबसे पहले सबका भला, सबका विकास सब नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, पर हमारा फौजी में तो कुछ विकास ही नहीं हुआ हम लोगों का, हमें कुछ फायदा नहीं ना विश्वास। हम तो चले हमारे साथ धोखा किया गया है, दूसरा हमें कुछ फायदा मिलना चाहिए ना। तो अब आप लगा लो कि एक फौजी परिवार से मतलब 6 बंदा आर्मी के अंदर तैनात है। आज जो हम लोग सुरक्षित है, कहें तो नेता भी अगर सुरक्षित है तो आर्मी की वजह से है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सुनना होगा और इनकी जो समस्याएं हैं, जो ये चाह रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेना होगा और उसको पूरा भी करना होगा। सर क्या कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, इसको पकड़ लीजिए आप पास में। जितना संघर्ष फौजी आदमी करते, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। 71 की वार में मैं हमने कितने संघर्ष किए, मतलब कहने का मतलब हम 19 दिन 71 की वार में बिगर खाए पिए रहे, बिल्कुल ऐसे फंस गए थे हम भुच्चा मंडी में, सम सेक्टर में। मैं 7 गढ़वाल में था उसमें। तो उसके बाद जो है यही है कि हमारे साथ बस अन्याय जो हुआ बेटा, मैडम बहुत
दुखदायी है। तो अन्याय के खिलाफ आप लोग न्याय प्राप्ति के लिए यहाँ बैठे हैं और कहीं ना अब कहीं देखिए हम तो मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, मोदी जी की, और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनकी तरफ देखते हैं कब उनकी नींद खुलेगी, क्या उनकी नींद, हमारी आवाज उन तक जाती है कि नहीं, आप लोग पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे, या ये अपनी तक सीमित रखोगे? नहीं सर, रोज हम लोग जब इंटरव्यू लेके जाते हैं तो लगाते हैं सर, ऐसा नहीं है। हाँ, हम लोग अभी ये बताओ कि 55 दिन हो गया हमारे को यहाँ। जी बिल्कुल हो गया है। कुछ नहीं उनके आपको हमारे यहाँ देख रहे हैं सर, देख रहे हैं आप लोगों का संघर्ष देख रहे हैं हम लोग। जी सर, अपना परिचय। मैडम, मैं सूबेदार मेजर दिलवर सिंह बोल रहा हूँ। मैडम, जैसे आपको पता है कि अब ये जो है ना 20 फरवरी से जो है ना हमारा धरना चालू है, ये सबको पता है, पूरे अपने देश में पता है, पूरी मीडिया के आप लोगों का आभारी है हम, जिसके थ्रू पूरे भाइयों को हमारे को सर, हम लोग तो आ ही रहे हैं। आप लोग लगातार आप लोगों का जो प्रतिदिन आप हमारे पूरा वो कर रहे हो हमारी मदद, और मीडिया के बारे में हम गारंटी नहीं लेते। और मैडम हमारा मकसद ये है कि देखो अभी पता कब लगा जब भारत सरकार ने 23,800 करोड़ रुपए अलॉट किए थे, उसके बाद जैसे ही जो सूबेदार से ऊपर वाले जो रैंक थे उसकी सैलरी माइनस में आ गई, उसकी वजह से ये केस और हाईलाइट हो गया, और उसकी वजह से ये जो हमारे सैनिक हैं वो आज यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। इससे पहले जनरल सतवीर साहब ने भी इसको ऑर्गेनाइज किया, आप सभी को पता है। तो जनरल सतवीर साहब लोग फायदा क्या उठाया कि उनके अधिकारी 2-4 लेके आते थे, लेकिन पूरे जो है ना जेसीओ जो है ना उनका पूरा भीड़ दिखाने के बाद, यानी कि भीड़ की आड़ में अपना फायदा ले गए, पूरा फायदा जो है ना उन्होंने अधिकारियों ने उठाया इसका, ये पूरा फायदा सतवीर साहब ने उठाया था। अब भी आप क्या सतवीर साहब के संज्ञान में ये केस नहीं है? 20 फरवरी से लेके 3 अप्रैल को पूरे भारत में जो है ना ये हुआ था, और पूरे डीसी महोदय के जरूर जो है ना वो ज्ञापन जो है ना सरकार के पास पहुंचा दिए हैं। लेकिन दुख इस चीज का होता है कि इतने दिनों के बाद भारत सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा या हमारा कोई अधिकारी जैसे सीडीएस साहब हो या कोई भी हो, जो जिसकी वजह से जो है ना अभी यहाँ पर कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया है, और सैनिकों को बड़ा इस चीज का रोष है मैम। और आप ये सोचिए कि अगर सैनिक जो है ना इस चीज को लेकिन बैठे हैं, इतने अपनी मांग जायज है, उनकी क्या मांग है मैम? अगर मान लो एमएसपी चाहते हैं कि एक जैसी होनी चाहिए, उसमें क्या है भाई? महंगाई तो सबके लिए बराबर है मैम, संविधान में लिखा है समानता का अधिकार दे रखा है, तो यहाँ असमानता। आज से कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने ये बोला था कि ओआरओपी में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे नीचे वाला कर्मचारी हो चाहे ऊपर वाला कर्मचारी हो। लेकिन ये कहाँ से आ गया कि जो है ना 5200 रुपये में जो है ना जेसीओ द्वार को उसको लेके टेक दिया, अधिकारी को 15,500 टेक दिया। तो ये तो बहुत बड़ी विसंगति है। अगर एमएसपी जो है ना इसके ऊपर कर दे और तो हमारी कुछ हद तक जो है ना हमारी हो जाएगा। विधवा पेंशन का आप लोगों ने देखा है कितना आज डिफरेंस हो गया है पे कमीशन आने के बाद। फैक्टर का मैम आपको पता है 2.5 से 2.81 है। हम किसी ऑफिसर की सैलरी के ऊपर नहीं कोई कमेंट्स नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, हम हमारा हक मांग रहे हैं। सैलरी एमएसपी बराबर होना चाहिए जो 2.81 है। पूरे भारतीय हम बोलते हैं कि 2 पॉइंट पर रख दो, हमारे को कोई किसी वो विश्वास वो नहीं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं अधिकारी। अब मैं पहले भी बताता हूँ कि अफसर जेसीओ द्वार एक सिक्के के पहलू है, न कि अधिकारी के बगैर कोई काम चलेगा न जेसीओ द्वार के बगैर कुछ काम नहीं चलेगा मैम, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय या माननीय रक्षा मंत्री महोदय या हमारे सीडीएस या जनरल साहब से भी विनती करते हैं इस मंच से कि आप यहाँ पर आए और कृपा करके जितना जल्दी हो सके इसको रिजॉल्व करें। धन्यवाद। तो साफ तौर पे पूर्व सैनिकों का यही कहना है कि इनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना जाए, कोई भी नुमाइंदे जो है सरकार की तरफ से भेजे जाएं, प्रतिनिधि हैं उन्हें भी भेजा जाए, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि जब संविधान हमें समानता का हक देता है तो यहाँ असमानता क्यों, यहाँ पे अंतर क्यों। तो ये लोग इस अंतर को कह रहे हैं कि खत्म होना चाहिए और कहीं ना कहीं जो एमएसपी की, डिसेबिलिटी की और ओआरओपी 2 की ये लोग मांग कर रहे हैं, जो कि होनी भी चाहिए। सर क्या आपको परिचय? मेरा नाम कैप्टन आनंद सिंह राणा है, मैं अध्यक्ष उत्तराखंड पूर्व सैनिक आर्मी सैनिक संगठन डोईवाला ब्लॉक से हूँ। तो क्या कुछ क्या करने के लिए आए हैं आप? क्या मांग? मैं तो सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ और सैनिकों को अपने हक की लड़ाई लड़नी भी चाहिए। अपना अधिकार, मेरा अधिकार क्या है
मैं उसके लिए आया हूँ, मैं अपने अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे क्या अधिकार मिलेगा? मुझे सबसे बड़े धन्यवाद है आपका जो आप हमारी बात पहुँचा रहे हैं। थैंक यू सर। मुझे पता है अधिकार पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा कि सैनिकों की हक की लड़ाई है। सैनिक कोई भीख थोड़ी मांग रहा है। सैनिक जो है अपने ग्राउंड की लड़ाई लड़ रहा है कि भाई नहीं ये विसंगति है, इसको ठीक करे। ये देश को बनाने वाली बात है, देश को बिगाड़ने वाली नहीं। देश को सर अभी आप देखते होंगे जब किसी जवान का पार्थिव शरीर घर पर आता है, उसके निवास पर आता है, अब तो नेता लोग बड़े आते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी भीड़ उमड़ आते हैं, लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। लेकिन आज यहाँ सैनिक बैठा है जंतर मंतर, यहाँ क्यों नहीं आ रहे? कोई भी सरकार के नुमाइंदे प्रतिनिधि क्यों नहीं आ रहे? क्या लगता है ये खाली दिखावा होता है? मैडम यहाँ पर 80-85 साल के बुजुर्ग सैनिक है, यहाँ पर कोई बैठने की न तो कोई व्यवस्था है न कोई ओढ़ने का साधन है। आप लोग अगर यहाँ पर पेड़ नहीं होते ये बुजुर्ग सैनिक कहाँ जाते? यहाँ पर अभी क्या व्यवस्था, कोई व्यवस्था भी नहीं है। साहब का कहना बिल्कुल ठीक है कि आप बोले यहाँ क्यों नहीं आते, यहाँ क्यों नहीं आते। ये आज कुछ समय तो अपने साधक जब देखते हैं उनमें सैनिक आ रहा है, वो सब एक बैलेंस को बनाने के लिए आते हैं। उनके में दर्द थोड़ी है। अगर दर्द होता यहाँ पर, अगर दर्द होता तो हम सैनिक जो यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथ भी आते, कोई ना कोई तो बिल्कुल सर। मैं अपने देश के आपसे आपकी प्रॉब्लम तो पूछता, हमको हम देते थे, हम निकल जाते। अपने ब्यूरोक्रेट को किसी न किसी को भेजते, किसी प्रतिनिधि को भेजते कि भाई तुम उनको सुन के आओ, तुम क्यों कर रही है सैनिक, क्यों है रोड पे? हम टोपी गंट पहन के ये मेडल पहन हमने शौक नहीं है, हमने पहन लिया है। 30 सालों तक हम पहन लिया है। सर ये आपकी मेहनत है सर, आपने इतना नहीं, मेहनत तो जरूर है, मेहनत जरूर है, पर हम इस मेहनत को दिखाने के लिए हमने भी किया भाई देश के लिए। हम भी पहाड़ियों पर रहे हैं, हमने भी धक्के खाए हैं, इसलिए हम दिखाने के लिए आते हैं। हमने हथेली पे रहती है, जान हथेली पर हमने कसम खाए हैं भारत माता की, चाहे हमको जल से जाना पड़े, चाहे थल से जाना पड़े, चाहे वायु से जाएंगे, हम खुशी से जाएंगे और हम देश सेवा करेंगे। मेरे लेकिन सर झुक नहीं सकता। मेरे 73 साल की उम्र है, मेरे को अभी भी बुलाएंगे मैं चला जाऊंगा। देखिए सर का कितना जज्बा है कि 73 साल की उम्र में 73 साल आप बोलो, रिटायरमेंट के बाद हमसे लिखाया जाता है कि आपको 2 साल के अंदर बुलाया जाएगा, तो आप आएंगे, जाना पड़ेगा, आप जाएंगे। हर आदमी खुशी से साइन कर जाता है। साल के हैं जो काम हमसे हो सके, अंदर से आप समर्पित हैं सेवा के लिए। अभी भी शिव में देश का काम अभी भी आ जाए तो हमारा बड़ा हमको आपको सैल्यूट करते हैं सर कि आप इतना सेवा दिए हैं देश के लिए और आगे भी आप कसम खा के आए कि तभी भी जरूरत पड़ेगी आप देंगे सेवा। बहुत बड़ी बात है। पाने पर हम लोग जाने के तैयार होता है देश की रक्षा करने के लिए। आज देश को हमारे बारे में सोचते नहीं। आज मैं अपने ब्यूरोक्रेट से यही कहना चाहता हूँ कि महोदय हम सैनिक जो रोडों पे है, हमारी समस्या नहीं सुनी जाए। और जो ये छोटा मोटा, मैं छोटा मोटा बोल रहा हूँ, बड़ा नहीं बोलता हूँ, ये छोटा मोटा जो है ये वारोपी 2 और वारोपी 1 में जो विसंगति है उसको दूर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वारोपी दी है, हम कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमको दिया है। और महोदय किसी को थोड़ा ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, उससे थोड़ा गड़बड़ हो गया। थाली सबके लिए है, लेकिन थाली में खाना किसी में ज्यादा है तो किसी को कम दिया गया। किसी को बिल्कुल कम दिया ही नहीं, किसी को तो दिया ही नहीं है। अगर थोड़ा भी जितना भी होता ना तो बोलता है यार दे दिया बहुत हो गया, और किसी को जब दिया नहीं हो तो परेशान होता है। हमारे हम घूम चुके हैं, हमको हमने मैडम गवर्नमेंट ने तो हमारी थाली में दिया था, हमारी गवर्नमेंट लिया गया है क्या? लेकिन हमारी जैसे थाली में पड़ा, हमारे हक के आए, वो दूसरे आदमी उसको छीन के ले गया। तो देखा आपने बच्चों को ले गया, अपने पोतों को ले गया। तो देखा आपने साफ तौर पे पुलिस सैनिकों का यही कहना है कि सरकार इस पे हस्तक्षेप करे, इस चीज पे जो है संज्ञान ले, कोई भी इनके प्रतिनिधि है सरकार की तरफ से या नुमाइंदे वो लोग आए और इनकी समस्याओं को सुने और कहीं ना कहीं जो ये मांग रख रहे हैं वो उसको पूरा किया जाए। क्योंकि जब संविधान समानता का अधिकार देता है तो फिर सरकार क्यों इसमें अनदेखी कर रही है या फिर इनके साथ असमानता क्यों हो रही है? मैं एक बात बोलूंगा, लास्ट बात बोलूंगा,
अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा यही हमारा, उसकी रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे और आप भी करेंगे। आप भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। उसकी रक्षा में सबको हाथ बढ़ाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत माता की जय, जय उत्तराखंड की जय। सरदार भगत सिंह जो एक छोटी सी एज में हंसते हंसते फांसी चढ़ गए थे, तो उनसे किसी ने पूछा था कि आपकी तो अभी उम्र ही क्या है, इस उम्र के नौजवान तो किन्हीं और ही ख्यालों में खोए रहते हैं। तो सरदार भगत सिंह जी ने कहा था, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, मैं अगर इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। तो इनकलाब आएगा, जरूर आएगा।